नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया पर है, जिसमें आज हम लोग इकाई 1 संसाधन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन को। पहले भाग में हम लोग संसाधन को पढ़ चुके हैं अच्छे से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अब अध्याय पर। देखिए, यह है आपका इकाई 1 का क, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। भूमि को लैंड कहते हैं, मृदा को यानी मिट्टी, इसको सॉइल कहते हैं, और जल को वाटर कहते हैं, और संसाधन मतलब रिसोर्स। ठीक, तो लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। देखिए, हम इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिसे आप लिखते चलेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग भूमि को पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज क्या है। उसके बाद फिर हम लोग मिट्टी को पढ़ेंगे, यानी ये सॉइल रिसोर्सेज क्या है। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर में हम लोग इस जल संसाधन को पढ़ेंगे, मतलब वाटर रिसोर्सेज। और अंत में प्रश्नावली के प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल भी करेंगे, सभी प्रश्नों को एक एक करके। सबसे पहले आप लिख लें कि भूमि क्या है, इसको समझ भी लें। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव अपना निवास करता है तथा अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी इससे प्राप्त करता है। तो हम मनुष्य जहाँ निवास करते हैं और अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं जहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या है, वही भूमि है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं मैप की सहायता से। यह देखिए, यह आपके संसार का मैप है, और इस संसार के मैप में देखिए जितने भी रंगीन भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, यह सब भूमि है। ठीक है, और यह जितने भी ब्लू कलर का भाग दिखाई दे रहा है, यह सब क्या है, यह सब पानी है। ठीक है, इस पृथ्वी पर या तो भूमि है, नहीं तो पानी है। तो जितने भी रंगीन वाले भाग है यह सब भूमि है, और जितने भी ब्लू कलर वाले भाग है यह सब क्या है, पानी है। तो देखिए, रंगीन वाला भाग जो भूमि है वह हमारा जो पृथ्वी पर जितने भी भूमि है वह 7 महादेशों में बटा हुआ है, आपको पता है। जिसमें से आप कहाँ रहते हैं, आप एशिया महादेश में रहते हैं। ठीक है, यह है आपका एशिया महादेश। देखिए, इसके बगल में देखिए यहाँ पे यह क्या है, यह यूरोप महादेश है। ठीक है, इसके नीचे देखिए यह क्या है, यह अफ्रीका महादेश है। फिर इधर देखिए यह नॉर्थ अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका है। और फिर इसके नीचे साउथ अमेरिका है, यानी दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे यह अंटार्कटिका है। ठीक है, तो आपका जो पृथ्वी है वह इन 7 महादेशों से क्या हुआ है, उस पृथ्वी पर 7 महादेश है। ठीक, और इस 7 महादेश में आप कहाँ रहते हैं, एशिया महादेश में। अब हम देखिए समझते हैं, भूमि को तो समझ गए। अब देखिए जल पे आइए, माने पानी पे। इस भूमि के अलावा जितने भी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है रंग, यह सब क्या है, यह सब पानी ही पानी है, यानी यह सब महासागर है। देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। फिर यहाँ देखिए अटलांटिक ओशियन है, यानी अटलांटिक महासागर। ठीक, यहाँ देखिए आपके देश भारत के नीचे देखिए इंडियन ओशियन है, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यह आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। अब जानने वाला बात यह है कि आपके पृथ्वी पर जितने भी महादेश हैं, मतलब जितने भी भूमि का स्थल है, वह मात्र 29% ही हैं। ठीक है, मात्र 29% पर यह भूमि है। जितने भी रंगीन वाला भाग है यह भूमि है। बाकी 71% पर सिर्फ पानी ही पानी है, यानी सिर्फ महासागर ही हैं। आया बात समझ में। 29% भाग पर भूमि का विस्तार है और 71% भाग पर पानी का विस्तार है। ठीक है, समझ गए आप। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यही भूमि हमारे देश में अलग अलग तरह से पाया जाता है। जैसे कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है ना, कहीं पे विशाल मैदान है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का भूमि क्या है, हमारे देश में विद्यमान है। अब हम समझते हैं भूमि का क्या उपयोग है, भूमि को हम किस किस तरह से उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो भूमि का उपयोग है वह कृषि कार्य करने में। अगर भूमि पर कृषि नहीं होगा, फसल नहीं उपजेगा, तो हम खाएंगे क्या, हम तो भूखे मर जाएंगे, है ना। दूसरा है पेड़ पौधे उगाने में। देखिए, इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएंगे, हम अपना सांस कहाँ से लेंगे, है ना। बिना सांस के हम लोग दम घुट के मर जाएंगे। तो देखिए, यह जो है यह अति महत्वपूर्ण चीज़ है, कृषि कार्य और पेड़ पौधा उगाना। तीसरा नंबर है मकान बनाने में। हम लोग अपना घर जो बनाते हैं वह हवा में तो नहीं बनाते हैं, है ना, समुद्र में तो नहीं बनाते हैं। हम लोग घर कहाँ बनाते हैं, भूमि पर बनाते हैं। ठीक है, अगला है गांव या शहर बसाने में। हमारा जो गांव है, या हम जिस शहर में रहते होंगे आप या देखते होंगे, वह सब शहर गांव कहाँ है, भूमि पर है। ठीक है, देखिए तालाब, नहर, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा, कारखाना इत्यादि यह सब कहाँ बनता है, यह सब भूमि पर ही बनता है। तो भूमि का कितना व्यापक उपयोग है। अगला देखिए खनन कार्य करने में, है ना। भूमि से हम लोग खोद के
बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ नहीं, जैसे सोना, लोहा, अल्मुनियम इत्यादि, ये सब क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो खनन कार्य नहीं करेंगे तो यह सभी प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए सोचिए कि हम हमारे दैनिक जीवन का जो भी उपयोग का चीज़ है, हम लगभग हर चीज़ कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, इस भूमि से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इसे आप लिखते चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है भूमि में भूमि उपयोग वर्ग, मतलब भूमि का उपयोग किस किस वर्ग में हो रहा है उसी को हमको इसमें पढ़ना है। देखिए 5 वर्गों में भूमि का उपयोग हो रहा है, ठीक है। पहला है वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा है शुद्ध बोई गई भूमि, तीसरा है पड़ती भूमि यानी फैलो लैंड, चौथा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, और पांचवा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। देखिए एक एक करके इसको समझिए अच्छे से। वन क्षेत्र से पहला में है वन क्षेत्र की भूमि, मतलब ऐसा भूमि जिस पर सिर्फ क्या हो, जंगल ही जंगल हो। हम देखिए पहाड़ी इलाकों में देखिएगा सिर्फ जंगल ही जंगल है ना। देखिए इसका भी बहुत उपयोग है, क्योंकि जंगल होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा और हम सांस ले पाएंगे, ठीक है। हमारा वायुमंडल क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो वन क्षेत्र की भूमि जिसमें सिर्फ वन ही रहता है। अगला है 2 नंबर में शुद्ध बोई गई भूमि। देखिए जिस भूमि पर कृषि होता है, खेती होता है आपका, उसी को कहते हैं शुद्ध बोई गई भूमि, ठीक है। अगला है पड़ती भूमि जिसको कहते हैं फैलो लैंड। देखिए जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे 1 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष से कम समय के बीच क्या हो, खेती नहीं हुआ हो, कृषि नहीं हुआ हो। मतलब देखिए उस पर कृषि हो सकता है, लेकिन 1 साल से 5 साल के बीच में क्या हुआ है, उस पर कृषि नहीं हुआ है, तो उसको हम कहेंगे पड़ती भूमि यानी फैलो लैंड, ठीक है। अगला है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब ऐसा भूमि जिस पर कृषि नहीं हो सकता है। तो देखिए जिस भूमि पर सड़क बन गया है ना, जिस पर आपका घर बन गया, मकान बन गया, जिस पर फैक्ट्री लग गया, उद्योग बन गया है ना, इस पर तो कृषि हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तथा बंजर भूमि, ठीक है। बंजर भूमि को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट लैंड। ऐसा भूमि जिस पर कृषि हो ही नहीं सके उसको हम बंजर भूमि कहते हैं, ठीक है। जैसे पठारी इलाका में सिर्फ कंकर ही कंकर होता है, पंखर में तो खेती होगा नहीं, वह सब क्या है, बंजर भूमि है, ठीक है। तो यह सब जो है, यह सब क्या है, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि है। अगला है 5 नंबर में अन्य कृषि अयोग्य भूमि। देखिए इसमें 1 नंबर में अस्थाई चारागाह। अस्थाई चारागाह का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ घास ही घास उगता हो, और वहाँ पे क्या हो, ये जानवर सब वहाँ पे गाय भैंस ये सब क्या हो, चरते हों, वहाँ पे खेती नहीं होता हो, हमेशा उस पर पशु क्या करते हो, चराई करते हो, तो उसको हम कहते हैं अस्थाई चारागाह। तो इस पर तो कृषि होगा नहीं, ठीक। अच्छा अगला है ऐसी बंजर भूमि जिस पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं हुआ हो, ठीक है। मतलब ऐसा बंजर भूमि जिस पर क्या हो, 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, यह सब अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आता है। तो भूमि का जो उपयोग वर्ग है वह 5 तरीकों से होता है, ठीक है, जो आपके किताब में दिया है। इसको आप एक एक करके लिख लें अच्छे से, अगर समझ गए हो तो, नहीं समझे हो तो वीडियो बैक करके फिर से समझ लें। अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है भूमि संरक्षण की आवश्यकता, और इसी में एक है भूमि का निम्नीकरण, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ को इसमें अच्छे से पढ़ते हैं कि भूमि का निम्नीकरण क्या है और भूमि का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले आप समझें कि भूमि का निम्नीकरण क्या है। देखिए भूमि का निम्नीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। देखिए इसमें 4 पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या के भोजन एवं आवास की पूर्ति के लिए वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा भोजन का आवश्यकता पड़ेगा, है ना, वो लोग खाएगा कहाँ से। अच्छा जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको रहने के लिए घर भी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या से भोजन एवं आवास की पूर्ति के लिए क्या हो रहा है, वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है कम कृषि क्षेत्र में अधिक फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब पहले जनसंख्या था 100 और आज 200 हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या ना 200 हो गया, खेत आपके पास पहले 1 बीघा था आज 2 बीघा थोड़ी हो गया। तो कहने का मतलब उतना ही खेत में अब क्या हो रहा है, अत्यधिक फसल चाहिए, है ना। तो उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये मिट्टी वहाँ खराब हो रहा है। अब ज़्यादा रासायनिक उर्वरक उपयोग होगा तो मिट्टी खराब होता जाएगा, है ना। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। अगला है अति सिंचन एवं जल जमाव से मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता गुण बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा फसल अच्छा फसल के लिए क्या कर रहा है लोग आजकल, अति सिंचन कर रहा है ना। और बाढ़ से क्या होता है, जल जमाव हो जा रहा है मिट्टी में, जिससे मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता गुण बढ़ता जा रहा है। अगला है भूमि के अनियोजित उपयोग से भूमि का कटाव हो रहा है
है ना। भूमि का कटाव नदियों में होकर वह भूमि का जो ये मिट्टी है वह कहाँ चला जा रहा है, समुद्र में चला जा रहा है। तो अनियोजित तरीके से अनियोजित उपयोग से भूमि का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है एवं भूमि बंजर होते जा रहा है ना। सही से अगर भूमि का उपयोग नहीं हो तो वह खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो इन सभी चारों कारणों से, उपयुक्त सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, अर्थात कमी आ रही है। उसका भूमि का जो स्वाभाविक गुण है ना, उसमें कमी आ रही है, जिसे क्या कहते हैं, भूमि का निम्नीकरण कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। आशा आप समझ गए होंगे कि तो देखिए इन्हीं सब कारणों से हमारा भूमि क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है। और इन्हीं सब कारणों को रोकने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ गया है, आज के डेट में भूमि संरक्षण का ज़रूरत पड़ गया है। ठीक है, तो इसी का हमारा जो अगला टॉपिक था वह था क्या, भूमि का संरक्षण। यही था हमारा यह टॉपिक, भूमि संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, जिसमें हम लोग भूमि का निम्नीकरण पढ़े थे। तो अब हम भूमि को संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें नीचे बहुत सारा देखिए पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, भूमि को संरक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से हो। ठीक है, दूसरा है भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वन भूमि पर लगाया जाए। अगला है जैविक कृषि पर बल दिया जाए, है ना, रासायनिक उर्वरक का उपयोग न करके जैविक उर्वरक उसमें यूज़ किया जाए। अगला है मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियाँ लगाई जाए। ठीक है, मरुभूमि जहाँ हो उसके सीमांत पर क्या लगाया जाए, झाड़ी लगाया जाए। अगला है भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाए। पहाड़ी इलाकों में ये भूस्खलन हो जाता है, मिट्टी अचानक ढह के नीचे गिर जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक उस पर पेड़ लगाया जाना चाहिए और प्रतिरोधी दीवार बनाई जानी चाहिए। तो इसको लिख ले। एक और पॉइंट है पीछे यहाँ पे, तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। मतलब हमारे देश में जहाँ जहाँ भी तट है वहाँ पे क्या किया जाए, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। तो देखिए इन सब कार्यों से के द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं तथा इस संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम भूमि को संरक्षित अगर करेंगे तो इस भूमि को हम क्या करेंगे, लंबे समय तक उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो आने वाले कल में हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा वह भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका भूमि। अब आप भूमि को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ देखिए, मृदा यानी मिट्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन यानी सॉइल रिसोर्सेज। सबसे पहले यह समझिए कि मृदा, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल। यह है क्या, तो देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपर यानी भूपटल पर पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वह किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। ठीक है, इसका निम्न उपयोग है। सबसे पहला उपयोग और बहुत ज़रूरी उपयोग क्या है, कृषि कार्य में। बिना मिट्टी का तो कृषि होगा नहीं, कृषि कहाँ होता है, मिट्टी में ही होता है। अच्छा, पेड़ पौधा घास झाड़ी इत्यादि उगाने में यह सब कहाँ उगेगा, मिट्टी में उगेगा। ठीक, अब देखिए ईंट बनाने में, है ना, ईंट किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। तथा गृह निर्माण में, है ना, हमारा जो घर बनता है वह मिट्टी का ही होता है, क्योंकि ईंट किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। अगला है मूर्ति खिलौना गमला घड़ा इत्यादि बनाने में, इन सब चीज़ों में किसका इस्तेमाल होता है, मिट्टी का इस्तेमाल होता है। तो मिट्टी क्या है आप समझ गए। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे मिट्टी बनता है। तो देखिए चट्टानों के, मौलिक चट्टानों के टूटने फूटने तथा हजारों लाखों वर्षों में उन टुकड़ों का भौतिक रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण विदरिंग से महीन कणों में बदल जाने से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए मौलिक चट्टान जो होता है वह जब टूटता फूटता है तो हजारों, एक दिन दो दिन में नहीं, हजारों लाखों वर्षों में उन टुकड़ों का क्या होता है, भौतिक रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण होता है। ठीक है, देखिए ऋतु क्षरण यानी वेदरिंग है क्या, तो इसको आप आसान भाषा में समझिए। आप क्या कीजिए, आपके घर में सेब होगा, ठीक है, आप सेब को क्या कीजिए, जाइए अपने घर के पीछे थोड़ा सा मिट्टी खोद कर उसमें गाड़ दीजिए, और 1 महीना बाद जब जाएंगे फिर उस मिट्टी को खोदेंगे तो आपका सेब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उस सेब का क्या हुआ, उस सेब का ऋतु क्षरण हो गया, विदरिंग हो गया। ठीक है, वैसे ही आप बहुत सारा पत्ता लीजिए और कहीं पीछे रख दीजिए, गाड़ दीजिए मिट्टी में, है ना, 1 महीना बाद जाइएगा वो पत्ता खोजने, वो पत्ता मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, सब सड़ गल गया, यानी उसका ऋतु क्षरण हो गया। तो वही उन टुकड़ों का क्या हो जाता है, भौतिक रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण हो जाता है। उससे वे चट्टान क्या होते हैं, महीन कणों में बदल जाते हैं, जो मिट्टी कहलाते हैं। आया बात समझ में आपको। जो भौतिक रासायनिक और जैविक ऋतु क्षरण है
यह आपके किताब में दिया है, अच्छे से इसको और आप आगे समझे। देखिए इसमें पहला है जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण, यानी बायोलॉजिकल एंड केमिकल विदरिंग। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतुओं या मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना क्या कहलाता है? रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? टूटना और गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। अच्छा, वहीं भौतिक ऋतुक्षरण यानी फिजिकल विदरिंग, यह तापमान में उतार चढ़ाव, मतलब तापमान ज़्यादा होना या कम होना, है ना, या फिर तुषार क्रिया। अब देखिए तुषार क्रिया क्या है, तो देखिए इस तुषार को इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। देखिएगा जब ज़्यादा ओस गिरता है, कोहरा हो, घना कोहरा होता है ठंडा के समय, तो देखिएगा सवेरे सवेरे पेड़ पौधा पर क्या होता है? पानी जम जाता है, पानी का बूंद देखिए गिरा हुआ रहता है। वैसे ही पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ पर भी वैसे ही क्या होता है, ये पेड़ पौधा जो होता है उसका पत्ता पर पानी का, जैसे यहाँ पे ओस का बूंद गिरता है, वहीं पे ओस का बूंद क्या होता है, वहाँ पे जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो देखिए उसी को तुषार क्रिया कहते हैं। ठीक है, तथा चट्टानी परतों के फैलने या सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? भौतिक ऋतुक्षरण। ठीक है, तो चट्टान जो है वह जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण के द्वारा भी टूटता है और भौतिक ऋतुक्षरण के द्वारा भी टूटता है। ठीक है, इसी को आपको समझना था इसमें। अब देखिए एक चित्र के द्वारा, इस चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है कि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला परत है, उसमें मिट्टी जो है वह किस प्रकार से विभाजित है। तो देखिए सबसे ऊपर में देखिए हरा कलर वाला यह फसल है ना, यह धान गेहूँ या कुछ किसी भी चीज़ का फसल होगा। अच्छा, इसी का जस्ट नीचा जो है यह फसल किस पे उगता है? ह्यूमस पे। ठीक है, ह्यूमस को हम आगे समझेंगे क्या है ह्यूमस, आपकी किताब में दिया है। उसके नीचे किसका कण होता है? बालू एवं पंख का कण होता है। ठीक, बालू के नीचे ऋतुक्षरित कण होता है ना, वही कंकर पत्थर। अच्छा, उसके नीचे सबसे नीचे क्या होता है? मौलिक चट्टान होता है। यही मौलिक चट्टान टूटता फूटता है तो ऋतुक्षरित कण बनता है, यही फिर और महीन बनता है तो बालू का एवं पंख बनता है। फिर धीरे धीरे यह क्या होता है? मिट्टी यहाँ बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। ठीक, अब आइए हम समझते हैं कि यह ह्यूमस क्या है। देखिए इसके जस्ट बगल के पेज में है ह्यूमस। मृदा में यानी मिट्टी में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, मिट्टी में पेड़ पौधा और जीव का क्या होता है? सड़ा गला पदार्थ रहता है बहुत सारा, है ना, उन्हीं अवशेषों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, या और कोई चीज़ नहीं है, ह्यूमस इंग्लिश शब्द ही है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा के प्रकार, मतलब मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो खासकर हम अपने देश में, हमारा जो भारत देश है उसमें कितने प्रकार की मिट्टी है, उन्हीं को हम इसके प्रकार में हम समझेंगे अच्छे से। देखिए हमारे देश में मुख्यतः यही 6 मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है जलोढ़ मिट्टी जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। दूसरा है काली मिट्टी जिसको कहते हैं ब्लैक और रेगुर सॉइल कहते हैं। तीसरा है लाल मिट्टी जिसको रेड सॉइल कहते हैं। चौथा है लेटेराइट मिट्टी जो इंग्लिश शब्द है लेटेराइट सॉइल। पांचवा है शुष्क मिट्टी, इसको डिजर्ट सॉइल कहते हैं या इसको हम एरिड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, एरिड। और अंतिम है पर्वतीय मिट्टी जिसको माउंटेनियस सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब इस 6 मिट्टी को हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने भारत देश के नक्शे पर अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा मिट्टी कहाँ कितना मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए यह है आपके भारत का नक्शा। इस भारत के नक्शे को आप सबसे पहले अपने चौहद्दी को समझ लें। देखिए यहाँ पे इधर पाकिस्तान है और देखिए आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर यहाँ नेपाल है और सबसे ऊपर देखिए यहाँ चीन है। फिर यहाँ देखिए भूटान है, इसके बगल में इधर म्यांमार है, यहाँ नीचे देखिए बांग्लादेश है और फिर देखिए इधर सबसे नीचे श्रीलंका है और दाहिने साइड में बंगाल की खाड़ी है और बाएं साइड में अरब सागर है। ठीक है, और बीच में आपका क्या है? आपका भारत देश है पूरा। इसमें देखिए सबसे ऊपर जो है यह पर्वतीय मृदा है ना, इसमें सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और जंगल है। ठीक है, देखिए इसके नीचा यह जो यहाँ से ये राजस्थान, देखिए पंजाब से लेकर जो ये हमारे बिहार उत्तर प्रदेश, यह सब का जो बेल्ट है यह सब क्या है? यह सब जलोढ़ मृदा है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल। ठीक, उसके बाद देखिए यह जो क्षेत्र है यह सब लाल मृदा का क्षेत्र है ना, रेड सॉइल है इन सब क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए यह सब जो क्षेत्र है यह सब काली मिट्टी का क्षेत्र है ना, जिसको ये ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला है लेटेराइट सॉइल। इन क्षेत्रों में लेटेराइट सॉइल, ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, यह ज़्यादा नहीं है, कम ही है हमारे देश में। अब देखिए यह जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ शुष्क मृदा पाया जाता है यानी डिजर्ट सॉइल पाया जाता है, इसको हम ये मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है,
देखिए हमारा सबसे पहला था जलोढ़ मिट्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। आप जो मैप में देखें उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, वह किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मिट्टी का विस्तार देश के सभी नदी घाटियों में भी है। जितने भी नदी घाटी हैं इस देश में, उसके अगल बगल में यह जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ खेती बहुत अच्छा होता है। ठीक, इसकी उर्वरता सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा फसल यहाँ होता है। ठीक है, देखिए इस मिट्टी में सर्वाधिक क्या क्या उपजता है? चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, दलहन इत्यादि की खेती सर्वाधिक होती है इस मिट्टी में। ठीक है, देखिए इस जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार है, इसको आप समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, लिखते चलेंगे। पहला है खादर, जिसको कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, मतलब नया जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको हम खादर कहते हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी पुराना हो गया है, बहुत दिन से है, उसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार है, खादर और बांगर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला है 2 नंबर, काली मिट्टी, जिसको हम ब्लैक और रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। देखिए यह अल्मुनियम तथा लौह यौगिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। इस मिट्टी में अल्मुनियम और लौह यौगिक होता है, इसी कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है, देखिए इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए यह काली मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अब देखिए यह काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, है ना, तेलंगाना, तमिलनाडु, यह सब राज्यों में क्या होता है? यह काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला है लाल मिट्टी, जिसको कहते हैं रेड सॉइल। देखिए लोहे के अंश के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा का अंश पाया जाता है, इसी कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और देखिए इस मिट्टी में जब हम पानी मिलाते हैं तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला है, इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि फसल का खूब उत्पादन होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्या क्या? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू। अब देखिए मुख्य रूप से यह किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो यह देखिए मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 मुख्य मिट्टियों के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हमारा अगला है लेटेराइट मिट्टी। देखिए यह जो लेटेराइट मिट्टी है, यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है शुष्क मिट्टी, जिसको डिजर्ट सॉइल कहते हैं, ये मरुस्थल भी कहते हैं। यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थल ही मरुस्थल है। उसके बाद अगला है पर्वतीय मिट्टी। ये देखिए पर्वतीय मिट्टी जो है यह पर्वतों में पाया जाता है, जैसे पर्वतीय राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, यह सब पर्वतीय राज्य है। तो इन सब पर्वतीय राज्यों में पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। ठीक, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मतलब देखिए मृदा अपरदन को कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, और संरक्षण को कहते हैं कंजर्वेशन। देखिए मृदा अपरदन है क्या? तो देखिए आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि मिट्टी का जो निर्माण होता है वह हज़ारों लाखों सालों में होता है। ठीक, मान लीजिए हज़ारों लाखों सालों में आपके मिट्टी का निर्माण हो रहा है और एक बार कस के बाढ़ आए, है ना, और सारा मिट्टी आपका ये नदी में बहते हुए कहाँ चला जाए? समुद्र में। ठीक, तो क्या होगा? इससे मृदा का अपरदन होगा। मिट्टी कट के कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। अब मिट्टी समुद्र में चला गया तो उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर हमारे पास रहता मिट्टी तो उस पर हम क्या करते? खेती करते अच्छा से। तो देखिए इसी को मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाना, नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाना। ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसका संरक्षण करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहला देखिए यहाँ पे मृदा अपरदन है क्या, यहाँ पे आपकी किताब में बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन। देखिए मृदा के परतों का विस्थापन यानी मिट्टी की परत का एक जगह से दूसरे स्थान तक पर चले जाना। ठीक, अब वह बह कर चाहे उड़ कर, मतलब उड़ कर तो बहुत कम जाता है लेकिन बह कर ज़्यादा जाता है ना। नदी में क्या होता है? जोर से बाढ़ आता है और बहुत एरिया का मिट्टी क्या होता है? वह अपने साथ लेके कहाँ गिरा जाता है? समुद्र में गिरा जाता है ना। तो यही प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा ये की परतों का विस्थापन यानी बह कर या उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, यानी सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, तो इस सॉइल इरोजन को हम कैसे रोकेंगे? मृदा अपरदन को हम कैसे रोकेंगे? तो इसके लिए है मृदा संरक्षण। यहाँ देखिए आपकी किताब में मृदा संरक्षण के कुछ उपाय दिए गए हुए हैं, है ना। इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय करेंगे हम लोग।
कौन कौन से? देखिए सबसे पहला है पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखी खेती करना, है ना। देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे समोच्च रेखी खेती किया जाता है। यहाँ देखिए बड़ी अच्छा से क्या किया जाता है, पर्वतीय ढलानों को काट काट के उसको सपाट चौड़ा खेत में बदल दिया जाता है और वहाँ पे समोच्च रेखी खेती किया जाता है। ठीक है। अगला है पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। देखिए पर्वत का जहाँ पे ढलान है ना, वहाँ पे वृक्षारोपण कर देने से क्या होता है, वह पर्वत जो है वह ढहेगा नहीं, यानी उसका भूस्खलन नहीं होगा। अगर भूस्खलन होगा तो वह क्या होगा, नदी में होते हुए धीरे धीरे वह कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। तीसरा नंबर है बंजर भूमि पर घास लगाना। बंजर भूमि जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, घास लगाएंगे। ठीक है। घास लगा देने से क्या होगा, वहाँ का जो मिट्टी होगा वहाँ इधर से उधर नहीं बहेगा या हवा से नहीं उड़ेगा। अगला है फसल चक्र तकनीक को अपनाना, है ना। फसल चक्र तकनीक का मतलब होता है, देखिए आप अपने खेत में एक एक चीज़ का खेती करेंगे तो आपका खेती नहीं होगा, है ना। आप चाहिए कि हम खाली गेहूँ रोपे अपना खेत में, है ना। आप हमेशा गेहूँ रोपिए तो आपका खेती सफल नहीं होगा। तो चालाक किसान जो होता है वो देखिएगा अपने खेत में कभी गेहूँ लगाएगा, कभी मकई लगाएगा, कभी धान लगाएगा, कभी वो हमेशा चेंज करते रहता है। इससे मिट्टी का जो उर्वरता है वह हमेशा बरकरार रहता है और फसल खूब होता है। ठीक। तो फसल चक्र तकनीक को अपनाएंगे। अगला है खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, है ना। हम वैज्ञानिक तकनीक से खेती करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो, उत्पादन हो। अगला है जैविक खाद का प्रयोग करना। हमको रासायनिक खाद का, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे भूमि क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, खराब हो जाता है। हमको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से हम इन सभी ये पॉइंटों से हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। तो बच्चों इस मृदा संसाधन को भी आप सॉइल रिसोर्सेज को भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है जल संसाधन। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज। आप अभी थोड़ी देर पहले अपने मैप में पढ़ चुके हैं कि आपका जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के 29% भाग पर ही स्थल है यानी भूमि है, बाकी 71% किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मैप पे जो सभी महासागर को देखे हैं, है ना। 7 गो महादेश था और 4 महासागर थे, है ना। तो चारों महासागर में किस महासागर में कितना जल है उसको प्रतिशत में बांटा गया हुआ है। ठीक है। तो देखिए विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में इस पूरे पृथ्वी पर जितना जल है उसका 49.9% जल किस में है, सिर्फ प्रशांत महासागर में। लगभग आधा पानी जो है किस में है, प्रशांत महासागर में। ठीक है। तो प्रशांत महासागर में कितना जल है, 49.9%। उसके बाद बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, है ना। अटलांटिक महासागर में पूरे पृथ्वी के जल का 25.7% जल है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा हिंद महासागर जो हमारे देश के नीचे है ना। इस हिंद महासागर में पूरे पृथ्वी के जितना जल है उसका 20.5% जल है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे छोटा महासागर है वह है आर्कटिक महासागर, जिस पर पूरे पृथ्वी के जो जल है उसका मात्र 3.9% ही जल है, किसमें, आर्कटिक महासागर में। तो इस चारों महासागर में कितना प्रतिशत जल है इसको आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। इसको आप लिख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी आप पढ़े हैं मैप में कि इस पृथ्वी पर जितने ही भाग है उसमें 71% भाग पर क्या है, पानी ही पानी है। लेकिन फिर भी हम लोग बार बार रटते रहते हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ, है ना। आप हमेशा सुनते होइएगा कि हमको पानी बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ज़रूरत है पानी बचाने का, इतना सारा तो पानी है, हम पानी का क्या करेंगे इतना पानी का। तो देखिए इसका मेन कारण है कि यह जितना पानी आप पढ़ रहे हैं, है ना, यह सभी पानी जो है, मतलब इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। इसको आप नहीं पी सकते हैं। इस पानी को आप जैसे ही पिएंगे वैसे ही आप उल्टी कर देंगे, है ना। यह पानी इतना नमकीन होता है, इतना खारा होता है, मतलब नमकीन होता है कि आप पीते ही क्या करेंगे, इसको उल्टी कर देंगे। यह उपयोग लायक नहीं है। ठीक है। देखिए स्थल भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है। समुद्र में जो पानी है उसको आप छांट दीजिए, वह आपके किसी उपयोग का नहीं है। ठीक है। स्थल भाग में जो आपका स्थल भाग है इस पृथ्वी के 29% भाग पर, इस स्थल भाग पर जो पानी है जैसे नदियों में, तालाबों में, आपके भूमि के नीचे, सिर्फ वही पानी का हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक। ये जल कहाँ से आता है, नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों से आता है। आया बात समझ में।
अब देखिए पानी का उपयोग हम किस तरह करते हैं, तो यह तो बताने का कोई चीज़ ही नहीं है ना। इससे आप सभी परिचित होंगे। पानी आप नहीं पिएंगे तो आप कितना भी खाना खा ले, पानी नहीं पिएंगे आप प्यासे मर जाएंगे। तो देखिए पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, ठीक। उसके बाद इसका उपयोग हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं, हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो पानी में धो लेते हैं। फिर शौच निपटाने में करते हैं, ठीक है। भोजन बनाने में हम पानी का उपयोग करते हैं। बागवानी खेती करने में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। इसी में हमारा अगला टॉपिक है जल चक्र, ठीक है, वाटर साइकिल। यह जल चक्र क्या है, तो देखिए इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। जल चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। फिर यह बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। फिर यह जल बहकर पुनः महासागरों में नदियों के द्वारा चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण का तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आइए देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। देखिए इस चित्र में ये क्या हो रहा है, यह जो जल है देखिए धूप जोर से निकला हुआ है। तो महासागर का जो जल है, महासागर में जो हमारे पास जितने पानी है वह धूप से क्या होता है, वाष्पीकृत होकर ऊपर जाके बादल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यही बादल जब एक जगह मिलता है तो पहाड़ों पर, ज़मीन पर क्या होता है, वह वर्षा करा देता है, ठीक। अच्छा, वही बारिश का पानी जो होता है वह क्या होता है, वह नदी के द्वारा फिर वापस कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। फिर वो उस समुद्र का पानी धूप की गर्मी से बादल बनता है। फिर बादल पहाड़ पर वर्षा कराता है, फिर पहाड़ से नदी में होते हुए समुद्र में आता है। तो इसी तरह पानी जो है वह उसका चक्र चलते रहता है, ठीक है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे जल चक्र क्या है। देखिए हमारा अगला टॉपिक है जल का वितरण, मतलब हमारे पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ विद्यमान है। इसको देखिए इस पीले वाले बॉक्स से समझिए। देखिए सबसे ज़्यादा जल महासागर में है, 97.3% जल कहाँ है, महासागर में, जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए पहाड़ों पर या महासागर, ये महादेशों में क्या है, बर्फीला क्षेत्र है। यह बर्फीला क्षेत्र कितना है, 2% है, ठीक। देखिए 97% महासागर हो गया और यह 2% जल जो है किसके रूप में है, बर्फ़ के रूप में है। यह भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक। तो 97 या 99% जल तो ऐसे ही बिना काम का है। बच गया 1% जल। अब देखिए 1% जल में यह सारा चीज़ है, भूमिगत क्षेत्र, अलवणीय झील, स्थलीय समुद्र एवं झील, वायुमंडल, नदियाँ, ठीक है। तो हम लोग जिस जल पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, वह किस पर है, भूमिगत क्षेत्र के जल पर, ठीक है। भूमि के नीचे से जो जल निकलता है उसी जल पर हम लोग लगभग क्या है, आश्रित हैं, जो कि मात्र 0.68% है, ठीक है। उसी तरह देखिए अलवणीय झील, यह देखिए 0.009% है। देखिए स्थलीय समुद्र एवं झील, स्थल में जो झील है उसमें मात्र 0.009% है। उसी तरह वायुमंडल में मात्र 0.0019% है। उसी तरह देखिए नदियाँ में कितना जल है, 0.0001% है। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। हमारे पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे क्या कहते हैं, जलीय ग्रह कहते हैं। अब देखिए अगर पृथ्वी का आप नक्शा देखेंगे, है ना, तो इस पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, हमारा पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, इक्वेटर है ना, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें स्थल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध है जो है इसमें जल की मात्रा अधिक है, ठीक है। ये हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जल संकट। तो देखिए जल संकट है क्या, देखिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरण जल चक्र द्वारा स्वतः प्रकृति में होते रहता है। देखिए आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि जल चक्र जो है उसके द्वारा जल क्या होता है, उसका बार बार बनते रहता है, फिर वापस समुद्र में जाता है, फिर बनता है। तो जल कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए, आप मेनली आप कहाँ, किस जल पर आप डिपेंडेंट है, किस जल पर आप आश्रित है। आप पानी कहाँ से पीते हैं, कपड़ा कहाँ से धोते हैं, वह पानी कहाँ से आता है, क्या नदी से आता है या वर्षा का पानी से आप कपड़ा धोते हैं, नहीं। आप जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वह भूमि से, कल के द्वारा पानी या फिर नल से पानी आप यूज करते हो, यह पानी कहाँ से आता है, वह ज़मीन के नीचे से पानी आता है, ठीक। तो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वह धीरे धीरे घटते जा रहा है। आपका कोई दोस्त या फिर कोई परिचित अगर शहर में होगा तो आप उसे पूछिएगा, शहर में जो है
आपके गांव में तो देखिएगा 40 फीट 50 फीट 60 फीट या 100 फीट के अंदर में ही पानी आता है, लेकिन शहरों में 200 फीट पर पानी ख़त्म हो चुका है ना। आजकल वहाँ पर लोग समरसेबुल हलवा रहा है ताकि ये 300 400 फीट से क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। अच्छा, बड़ा बड़ा कुछ शहर ऐसा है जैसे चेन्नई हुआ, और भी ये कुछ शहर ऐसा है जहाँ पे आप कितना भी फीट खोदते चले जाइए, कल हलाते चल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। 400 500 हज़ारों फीट वहाँ का पानी सूख गया है, ख़त्म हो गया, तई को पानी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो यही है जल संकट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल जो है वह कितना है, 1% से भी कम है, ठीक। इसका वितरण तो असमान है और है ही, जल प्रदूषण भी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। और भूगर्भीय जल स्तर भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होते जा रहा है। यही क्या है, हमारे लिए जल संकट है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है जल प्रदूषण, है ना, वाटर पोल्यूशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, 10th के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में। जल प्रदूषण, देखिए जल के यहाँ से आप लिखेंगे जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, वह क्या है, जल प्रदूषण है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अच्छा, जल प्रदूषण के क्या कारण है, तो देखिए जल प्रदूषण के निम्न कारण है, निम्न स्रोत है। देखिए पहला है क्या, घरेलू कूड़ा करकट, घरेलू क्या है, कूड़ा करकट। हम लोग कूड़ा करकट को क्या करते हैं, जल पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। अगला है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। देखिए उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम लोग कहाँ फेंक दे रहे हैं, नदियों में फेंक दे रहे हैं, नहीं, इससे पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अगला है नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, ठीक है। उसके बाद अगला है परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, जल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो इस जल प्रदूषण को आप लिख लेंगे। अच्छा, जल प्रदूषण से होने वाली बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृत हो जाना, वजन घटना, दिमागी विकृत इत्यादि। यह सब क्या है, यह सब ये जल प्रदूषण का कारण है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अपना जीवन बचाने के लिए, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, यानी जल संरक्षण हम कैसे करेंगे, है ना। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, यह हमेशा एग्जाम में आता है, यह आपको जानना चाहिए। यह देखिए 8 पॉइंट है, इसको आप अपने कॉपी में अवश्य लिख ले, याद कर ले। सबसे पहला है वर्षा जल संग्रह की तकनीक को अपनाना, है ना। वर्षा से जल होता है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। छत का वर्षा जल संग्रहित करना, छत वर्षा जो होता है तो छत पर जो ये पानी गिरता है उसको हमको क्या करना चाहिए, संग्रहित करके उसको उपयोग में लाना चाहिए, ताकि हम लोग ज़मीन खोद के जो जल निकालते हैं नीचे से उसका भार कम हो, ठीक। अगला है जल का समुचित उपयोग करना, हमको जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। अगला है जल को प्रदूषित होने से बचाना, है ना, हमको पानी को प्रदूषण होने से बचाना चाहिए। अगला है जल को पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना। देखिए हम कोशिश करें कि जल जो है वह क्या हो, उसको साफ़ करें फिर से और फिर से उसको उपयोग में लाएं, उसी को कहते हैं पुनः चक्रण। देखिए सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, खेतों में पानी खोल के सीधा छोड़ देते हैं, है ना, खेत में पानी बहते जाता है। तो सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक का हम लोग को क्या करना चाहिए, आजकल इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। अगला है जल संरक्षण की महत्ता को बताना। देखिए गांव में आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है जल संरक्षण से क्या है, जल से क्या हानि है, क्या जल नहीं होने से क्या हानि है और जल के होने से क्या फ़ायदा है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो लोग अनपढ़ है, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको बताना चाहिए यह सब बात, ठीक। अगला पॉइंट है प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाना। तो देखो पुराने लोग क्या करते थे, जल को संचय करते थे तालाबों में, है ना, और उससे फिर खेती भी करते थे। तो इस सब तकनीकों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों के द्वारा हम जल संरक्षण कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। अब है आपका अभ्यास प्रश्न, हम इस प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है। आप पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का 71% भाग पर क्या है, स्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। आप पढ़े हैं, पीछे पढ़े होंगे कि सघन जनसंख्या जो है वह मैदानी भागों में मिलती है, ठीक, क्योंकि मैदानी भागों में रहना, कृषि करना, खाना पीना यह सब क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर,
भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो देखिए, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े जो है वह भू राजस्व विभाग रखता है। ठीक है, भू राजस्व विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग हैं? तो भूमि उपयोग के कुल 5 वर्ग है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, आप पढ़ चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो समोच्च रेखीय खेती करना मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। ठीक है, इससे मृदा मिट्टी का कटाव नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? समोच्च रेखीय खेती करते हैं पहाड़ों में। अगला है प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजक है, संयोजन है? तो देखिए, जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। देखिए, इसका गो आंसर होगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। अब देखिए, इनमें कौन सा एक महासागर नहीं है? तो देखिए, अंटार्कटिक, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर नहीं है। यह बर्फ से घिरा हुआ महासागर है, इसमें पानी नहीं है, सिर्फ बर्फ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में 2 नंबर में खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करना है। पहला प्रश्न है, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है? देखिए, ह्यूमस कहा जाता है। ठीक, अगला है, दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है? तो देखिए, दक्कन क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अगला है, लेटराइट मृदा का निर्माण। देखिए, लेटराइट मृदा का निर्माण पीछे आप पढ़ चुके हैं, यह निक्षालन के द्वारा होता है। ठीक है, निक्षालन। अगला है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, अगला है, महासागरों में जल का 97.3% भाग पाया जाता है, आप पढ़ चुके हैं पीछे। देखिए, अब जो अगला प्रश्न है हमारा वह 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है निम्नलिखित प्रश्नों के, इन चारों प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे कि भूमि का उपयोग हम निम्न कार्यों में करते हैं: कृषि कार्य में, पेड़ पौधा उगाने में, मकान बनाने में, गाँव एवं शहर बनाने में, तालाब, नहर, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा, कारखाना इत्यादि बनाने में, और खनन कार्य करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मृदा निर्माण में किस किस कारकों का उपयोग होता है उसको आपको क्या करना है? उल्लेख करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। ठीक है, इन सभी कारकों का योगदान होता है मृदा निर्माण में। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। मतलब भूमि के उपयोग को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है उसका नाम लिखना है आपको। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। देखिए, प्राकृतिक कारक में स्थल रूप में भिन्नता, मृदा में भिन्नता है ना, विभिन्न जलवायु, खनिज लवणों की उपस्थिति इत्यादि, यह सब क्या है? प्राकृतिक कारक है। अच्छा, दूसरा है मानवीय कारक, इसमें होगा तकनीक एवं ज्ञान में वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता, इन सब कारणों से, मानवीय कारणों से क्या हो रहा है? भूमि उपयोग प्रभावित हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न 4 नंबर, ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है? तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैविक, रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों का टूटना एवं गलना ऋतु क्षरण कहलाता है। ठीक है, जिस क्रिया द्वारा चट्टान टूटते फूटते एवं सड़ते गलते हैं उसी को क्या कहते हैं? ऋतु क्षरण। ठीक है, इसी के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। मतलब अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्दों में इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भूमि के उपयोग क्या है? ठीक, और उसके बाद फिर पूछ रहा है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप भूमि उपयोग क्या है इसको आप लिख लें। भूमि का निम्न उपयोग है। ठीक है, भूमि का निम्न उपयोग है कृषि कार्य में, पेड़ पौधा उगाने में, मकान बनाने में, गांव एवं शहर बनाने में, तालाब, नहर, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा, कारखाना इत्यादि बनाने में, खनन कार्य करने में। ठीक है, भूमि का उपयोग इतना आप लिख लिए। इसके बाद इसके आंसर में और भी थोड़ा आपको इसमें जोड़ना है। भूमि का उपयोग क्या आप तो लिख लिए, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, भूमि उपयोग का जो विभिन्न वर्ग है उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, भूमि उपयोग का निम्न वर्ग है। ठीक है,
1 2 3 4 5 5 वर्ग है। पहला है वन क्षेत्र की भूमि, है ना, जहाँ जंगल बसता है, ठीक। दूसरा है शुद्ध बोई गई भूमि जहाँ हम लोग कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रतिभूमि, फैलोलैंड, है ना, जिस भूमि पर 1 वर्ष या से अधिक या 5 वर्षों से कम समय से क्या हुआ, खेती नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं, प्रतिभूमि। फिर चौथा में है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जिस भूमि पर सड़क, मकान, उद्योग आदि बन गया हो वह सब क्या है, या बंजर भूमि, वह सब कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि है। फिर अंतिम है अन्य कृषि योग्य भूमि 5 नंबर, जिसमें अस्थायी चारागाह, ऐसी बंजर भूमि जिस पर 5 वर्ष से अधिक समय तक खेती नहीं हुआ हो, ठीक है। तो भूमि उपयोग वर्ग में आप इन पांचों को अच्छे से लिख सकते हैं विस्तार करके। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मृदा निर्माण का जो प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करना है, तो इसमें आप छोटा भी आंसर लिख सकते हैं और बड़ा भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इस सभी का आंसर आप कोशिश करना है, आपको खुद से देना है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा हजारों लाखों वर्षों में उन टुकड़ों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। तो इस प्रश्न का आप इतना छोटा आंसर भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ आपकी किताब में पेज नंबर 23 में यहाँ देखिए मृदा निर्माण का प्रक्रिया नीचे दिया हुआ है, ठीक है। किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति इत्यादि यह सब क्या होता है, कार्य करता है। तो देखिए, इस सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से गौर से पढ़ना है। जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण, भौतिक ऋतु क्षरण, ठीक। फिर उसके बाद जो मिट्टी के विभिन्न स्तर है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। अच्छा, इसको चारों स्तर को पढ़ने के बाद पीछे आपको यहाँ देखिए समझाया गया अच्छे से, आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान जो आप 4 स्तर पढ़े उसी को इसमें समझाया गया हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, बड़ी गौर से पढ़ना है और इसमें से आपको जो निचोड़ लगे उसको आपको क्या करना है, इसके आंसर में आप, इस 2 नंबर प्रश्न के आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम जो छोटा वाला आंसर लिखाए हैं उसको भी आप लिख सकते हैं और अपना मन से भी इसमें लिख सकते हैं। तो आंसर जो है वो कोशिश करना है अपना मन से ही लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव लिख दीजिए। तो देखिए, मृदा अपरदन जो होता है उसका कारक का उल्लेख करना है, क्यों होता है मृदा अपरदन, और इस मृदा अपरदन से हम कैसे बचेंगे इसके लिए सुझाव भी देना है। तो देखिए, मृदा अपरदन का जो कारक है उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मृदा अपरदन के निम्न कारक हैं, ठीक है। समझिए इसको और लिखते चलिए। मृदा अपरदन के निम्न कारक है वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवने, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। तो मृदा अपरदन का निम्न कारक है, इन सभी कारकों को हम लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सभी को लिख देंगे, ठीक। इतना हो गया। अब हमको यह लिखना है कि इससे हम बचे कैसे। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इन 6 पॉइंट को आप लिख देंगे, ठीक है। मृदा अपरदन रोकने के लिए हम इन 6 पॉइंट को लिख देंगे। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखी खेती करना, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीक को अपनाना, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना, ठीक है। हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर, जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। मतलब जल प्रदूषण क्यों होता है उसका कारण लिखना है और उस प्रदूषण को आप कैसे दूर करेंगे उसका उपाय भी लिखना है, दोनों लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप देखिए यहाँ से लिखेंगे कि देखिए यहाँ से, ठीक है। जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है, जो जीवन के लिए हानिकारक होता है वह क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। देखिए, जल प्रदूषण के निम्न कारक है, कारक पहले पूछा है तो कारक लिख लेंगे। घरेलू कूड़ा करकट, नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, ठीक है। तो यह देखिए यह सब क्या है, यह सब जल प्रदूषण का कारक है, ठीक है। आप इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखना है जल प्रदूषण को आप कैसे दूर करेंगे, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, जल प्रदूषण दूर करने के उपाय, ठीक है। तो जल प्रदूषण दूर करने के लिए हम निम्न उपायों को उपयोग में ला सकते हैं, जैसे नदियों तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध हो, ठीक है। अगला है नगरीय क्षेत्रों के गंदे जल को साफ करने की तकनीक द्वारा उसे फिर से उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। उस गंदे जल को क्या करना चाहिए, फिर से साफ करके उसको फिर से उपयोग में लाना चाहिए। फिर रासायनिक खादों पर रोक लगनी चाहिए, ठीक। रासायनिक खादों से क्या होता है, जल और भी ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो और भी आप पॉइंट अपने मन से इसमें जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, जल संकट क्या है।
जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों को विवरण दीजिए। तो देखिए जल संकट क्या है, सबसे पहले इसका उत्तर लिख ले। इसका उत्तर आप देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, जल का, यहाँ से, ठीक है, जल का अति दोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिलों इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु वे प्रदूषित है। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है परंतु वहाँ जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसी जल की कमी या जल संकट इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है, ठीक है। यही जल संकट है। हो गया, जल संकट क्या है आप लिख लिए। अब देखिए इस जल संकट को दूर करने के उपाय में आप निम्न पॉइंट को लिख सकते हैं। ऊपर में लिखे जल संकट को दूर करने के निम्न उपाय हैं, ठीक है। पहला नंबर में वर्षा जल संग्रह की तकनीक अपनाना, छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, जल संरक्षण की महत्ता को बताना और अंतिम में प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाना, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए लास्ट प्रश्न है आपका, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत में जितने भी मिट्टी पाए जाते हैं वे सभी आप लिख चुके हैं, आप हम लिखवा चुके हैं, उन सभी का क्या करना है, संक्षिप्त विवरण देना है। तो इसको आप लिख लिए होंगे तो वहाँ से भी लिख ले या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक। अब इन सभी मृदाओं का एक संक्षिप्त विवरण जो है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। आप क्या करें, इसको यहाँ से लिख लें, ठीक है। आप इसको पहले अच्छे से पढ़े ही होंगे। आप यहीं से क्या करें, इसी को आप अपने उस प्रश्न के आंसर में लिख दें, ठीक है। यही उस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं पॉज करके, स्क्रीनशॉट करके। देखिए यहाँ पे आपका यह अभ्यास प्रश्न भी खत्म हुआ। अगला है भारत का मानचित्र बनाकर प्रमुख मृदाओं के वितरण को दिखाइए। तो इसे आप इस मानचित्र के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। आप पीछे पढ़े भी हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका यह अध्याय अब खत्म हुआ। अब अगले अध्याय के साथ जल्द ही आपके समक्ष किसी तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। आप कैसे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, कुछ कमेंट करें, है ना। आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो हमको अच्छा लगता है और मन करता है बनाने का। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है।